बच्चा तो उस स्टैंडर्ड में पहली बार है। अगर बच्चा 10th में है तो वो 10th में पहली बार है, 12th में है तो 12th में पहली बार है, नीट है तो बच्चा नीट की पहली बार तैयारी कर रहा है। पढ़ने का सही तरीका क्या है? नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, स्टडी वेलनेस एक्सपर्ट और NLP प्रैक्टिशनर, रूबरू हूँ आपसे एक छोटे से टॉपिक को लेके। और टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अभी पिछले 2 साल में बहुत सारे सवाल जो पूछे गए हैं उनमें से सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बच्चा पढ़ाई कैसे करे, यानी कि पढ़ने का ऐसा कौन सा तरीका है जो बच्चे के लिए सही है। आप जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आप नीट की कर रहे हैं, आप 10th की कर रहे हैं, आप 12th की कर रहे हैं, आप कॉलेज की कर रहे हैं या किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मोस्टली एग्ज़ाम में एक सिलेबस है और एक तरफ क्वेश्चन पेपर है। पूरी एग्ज़ाम की प्रोसेस में एक सिलेबस है, एक क्वेश्चन पेपर है, एक टीचर है और एक स्टूडेंट है। बट स्टूडेंट वहाँ पे नया होता है कि पढ़ने का तरीका बनता कैसे है, बच्चा किस तरह से पढ़ेगा, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका जो बेस्ट टीचर है वो किस तरह से पढ़ा रहा है और फिर बच्चे का माइंड उस बेस्ट टीचर को का जो पढ़ने का या पढ़ाने का जो तरीका है उसको कॉपी करता है। आपका जो बेस्ट टीचर या फेवरेट टीचर जो है, जो आपको बहुत अच्छे लगते हैं, यानी कि जिनकी टीचिंग मेथड आपको बहुत अच्छी लगती है, जिनका पढ़ाई आपको तुरंत समझ में आता है, तो उससे हम कॉपी करते हैं। हम यानी कि हमारा जो माइंड है ये ऑटोमेटिकली कॉपी करता है और ये हमेशा उसी बेस्ट ऑप्शन को ही कॉपी करता है। हर इंसान का अपना अपना पैटर्न है, हर इंसान का अपना अपना पैटर्न है। बॉयज़, गर्ल्स, रूरल, अर्बन, सबका, यानी कि मेरा जो पढ़ने का तरीका, यानी कि एक स्टूडेंट का पढ़ने का तरीका सही है या गलत है, वो कैसे पता चलेगा? पहली चीज़ यहाँ ये हमें एक्सेप्ट करना होगा एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट और एज ए टीचर, एज ए मेंटोर, कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो सही कर रहा है, उस पर हमें ट्रस्ट करना होगा। कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बच्चा ये जज कर सकता है अपने आप को कि मेरा तरीका सही है या गलत है? हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई दूसरा व्यक्ति आपको जज नहीं कर सकता, क्योंकि उस व्यक्ति का तरीका अलग है, आपका तरीका अलग है। यहाँ पे देखिए, रिक्वायर्ड रिजल्ट्स का ना आना, यानी कि जो रिक्वायर्ड रिजल्ट है, मैं यहाँ डिजायर्ड रिजल्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, यानी कि इच्छित रिजल्ट नहीं, मैं रिक्वायर्ड, यानी कि कितना रिक्वायर है, यानी कि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पिछले साल की कट ऑफ कितनी गई है, यानी कि उस कट ऑफ से ज़्यादा हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि मेरिट ऊपर ही जाती है, तो जो कट ऑफ आपको चाहिए उस कट ऑफ पे आपका स्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो फर्दर एडमिशन के लिए जितना परसेंट आपको चाहिए। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि करीब करीब सभी बच्चों को ये पता होता है कि मेरे इतने नंबर आएंगे तो मैं अगले एडमिशन में एंट्री करूँगा, यानी कि अगला जो मेरा टारगेट है वो मेरे को मिलेगा। यहाँ पे रिक्वायर्ड जो आपका जो मार्क्स है, रिजल्ट है, वो अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका पैटर्न है वो सही नहीं है, और अगर आ रहा है तो आपका पैटर्न बिल्कुल सही है। रिक्वायर्ड फिजिकल कंडीशंस वो पूरी हो रही है या नहीं हो रही? अगर हो रही हैं तो आपका तरीका सही है और अगर नहीं हो रही हैं तो गलत है। तो अब ये फिजिकल कंडीशंस, सीटिंग, हर बच्चे को ये पता होता है कि मुझे कितने घंटे की सीटिंग रखनी है, कितने घंटे सीटिंग करनी है, मुझे कितने घंटे रीडिंग करनी है, मुझे कितने घंटे प्रैक्टिस करनी है या मुझे डिस्कशन करना है। जो फिजिकल वर्जन जो है, यानी कि एक्शन जो है वो नहीं हो रहा है, तो हमारा तरीका गलत है। अगर हो रहा है, आपको लगता है कि इस एग्ज़ाम में मैं रोज़ 3 घंटे पढ़ के और वो मेरा डिजायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा, और आप 3 घंटे पढ़ रहे हैं, इट्स ओके, योर पैटर्न इज़ राइट, आपका पढ़ने का तरीका बिल्कुल सही है। बट आपको लग रहा है कि 6 घंटे चाहिए इसमें और आप 3 घंटे ही पढ़ रहे हैं, तो वो 3 घंटे भी आपके गलत हो जाते हैं। टाइम स्केल है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जो टाइम स्केल वो चीज़ है कि आपके जो रिज़ल्ट जो हैं
अब देखिए कुछ एग्ज़ाम ऐसे हैं जो जिनका रिजल्ट 1 साल बाद आएगा, यानी कि आज बच्चे ने एडमिशन लिया 1 साल बाद पता चलेगा। यहाँ पे मोटे तौर से 6 दिन से लेके और यानी कि जो आपका वीकली जो टेस्ट होता है, आप जहाँ भी आप तैयारी कर रहे हैं मोस्टली वीकली टेस्ट होता है, यानी कि 6 दिन से लेके 6 महीने या फिर 12 महीने, उस दौरान जितने भी टेस्ट कंडक्ट हो रहे हैं या आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो आप खुद अपना सेल्फ एनालिसिस कर रहे हैं, उस सेल्फ एनालिसिस में या उस आपके जो लोकल जो आपके टेस्ट होते हैं उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो बनती है या नहीं बनती। अगर उसमें आपकी वो कट ऑफ बन रही है, मान लीजिए आपको चाहिए 95% और आपके 96, 98 आ रहे हैं हर आपके लोकल टेस्ट में या डिफरेंट, देन योर पैटर्न इज राइट। बट आपका जो कट ऑफ आपको पता है कि मेरी 96 जाएगी और आपके वहाँ पे 86 आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम है, यानी कि यहाँ पर आपका जो पढ़ने का तरीका जो है वो सही नहीं है। आपको इन 3 पैरामीटर पे जो फीलिंग आ रही है वो बहुत मैटर करती है। ऊपर हमने बात की कि सही तरीका कौन सा। अगर आपके तीनों पैरामीटर पे आप फिट हैं देन कॉन्ग्रेचुलेसन, बट आपका 1 या 2 या तीनों ही पैरामीटर गड़बड़ हैं तो क्या करें। पहला जो मेथड है या पहला रास्ता है वो एक्सेप्टिव मेथड है। एक्सेप्टिव मेथड है यानी कि वहाँ पे बच्चा अपने जो चीज़ों को एक्सेप्ट करता है और फिर आगे बढ़ता है, चीज़ों को एक्सेप्ट करता है आगे बढ़ता है, यानी कि इसको हम चूजी मेथड भी कहते हैं। यानी कि बच्चे ने देखा कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बच्चे ने देखा कि सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम और शाम का टाइम, बच्चे को लगा कि मेरे लिए सुबह का टाइम बहुत अच्छा है, तो वो क्या करेगा, वो सुबह के टाइम को चूज कर लेगा और वो सुबह के टाइम को पूरी तरह से एक्सेप्ट करके और पूरी जान सुबह के टाइम में लगा देगा, यानी कि वो सुबह जल्दी उठेगा और सुबह लेट तक पढ़ेगा। किसी बच्चे को लगा कि भाई मेरे को तो दोपहर का टाइम अच्छा लगता है, यानी कि डे आवर में, तो वो बच्चा क्या करेगा, अपने डे आवर को चूज करेगा और पूरा फोकस उस डे आवर पे डाल देगा, तो उसी डे आवर को इंक्रीज करेगा। किसी का इवनिंग का है तो वो उस पर फोकस करें, यानी कि हम एक चीज़ को चूज कर लेते हैं। उसी प्रकार से कोई बुक है, मान लो किसी सब्जेक्ट की 2 बुक्स हैं, उसको एक अच्छी नहीं लग रही, एक अच्छी लग रही, जो अच्छी लग रही है उस पर वो पूरा फोकस डाल देगा, उसी पे वो काम करेगा। तो ये हो गई एक्सेप्टिव मेथड। एक दूसरी है रिजेक्टिव मेथड, यानी कि रिजेक्टिव मोड होता है। रिजेक्टिव मोड में क्या करते हैं कि बच्चे अक्सर चीज़ों को छोड़ते चलते हैं, कि पता चला कि भाई मेरी जो आदत है वो लेट सोने की आदत पड़ी हुई है और बच्चे को एहसास हुआ कि हाँ मुझे लेट सोने की आदत है, वो नुकसान करे, तो वो क्या करेगा, उस लेट सोने की आदत को छोड़ देगा। यार से बच्चे को लगा कि ये किताब बड़ी मुश्किल है, तो वो उस मुश्किल किताब को छोड़ देगा, यानी कि वो रिजेक्ट करता चलेगा। अब फिर सवाल है कि सब दोनों मेथड में से सही कौन सी है। जो रिजेक्शन वाली जो मेथड है वो बहुत रिस्की है और वो सही नहीं मानता मैं व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि रिजेक्शन तो आ रहा है बट एक्सेप्टेंस नहीं आ रही। और जो पहली जो चीज़ है वो एक्सेप्टेंस की है, तो एक्सेप्टेंस वाली जो चीज़ है वो ज़्यादा फायदे करती है, क्योंकि हमारा जो इवोल्यूशन है, जो हमारा जो माइंड का जो मेकअप है वो एक्सेप्टिव होता है। एक्सेप्टिव मेथड को आपको यूज में लेना है। उसमें पहला मोड अच्छा है और पहले मोड को एक्सेप्ट करने के लिए, यानी कि इम्प्लीमेंट करने के 2 कंपोनेंट हैं। पहला कंपोनेंट ये है कि हम जो बात करते हैं, यानी कि मन में विचार आते हैं, या हम किसी दोस्त से बात कर रहे हैं या फैमिली से बात कर रहे हैं, हम जिससे भी बात कर रहे हैं, जैसे हम कह रहे हैं कि ये बुक अच्छी है, ये बुक की लैंग्वेज अच्छी है, ये इंस्टीट्यूट अच्छा है, ये टीचर अच्छा है, ये जो सेल्फ टॉक की जो हम बात करते हैं कि शाम को पढ़ना अच्छा है, सुबह पढ़ना अच्छा है, स्टडी के लिए ये खान पान अच्छा होता है, स्टडी के लिए ये मेरे XYZ मेरे दोस्त अच्छे हैं, ये मेरा लोकेशन अच्छा है, ये मेरा सेटअप अच्छा है, ये मेरा मकान अच्छा है, ये मेरा PG अच्छा है, ये मेरा सोसाइटी अच्छी है। यानी कि जो हमारे माइंड में चीज़ें चलती हैं उसमें से हम अच्छी चीज़ों को छांटते चलते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, उन्हीं चीज़ों की बात करनी है जो अच्छी है, उन्हीं चीज़ों की बात करनी है जो आपको अच्छी लगती हैं। ये अच्छी थ्योरेटिकल नहीं,
आपको ये प्रैक्टिकल, जैसे आपको सवेरे उठना अच्छा लगता है, आप जल्दी उठ जाते हो नॉर्मली, इसका मतलब आपको सवेरे जल्दी उठना अच्छा लगता है। आप मान लो शाम को नॉर्मली जल्दी सोते हो, यानी कि आपको शाम को जल्दी सोना अच्छा लगता है। आपका जो भी नॉर्मल लाइफ में जो रूटीन चलता है, आपकी जो सिटिंग है वो जितनी नॉर्मल लाइफ में वही अच्छी है। बाय फोर्स, किसी के डर से, किसी के फियर से वो चीज़ें सर्वाइवल में नहीं रहती। तो पहला पॉइंट हो गया कि हमारी जो टॉक है, हम जो बात कर रहे हैं, हमारे मन में विचार जो चल रहा है, अपने आप से हम बात कर रहे हैं 90% तक, और रिमेनिंग 10% हम दूसरों से बात कर रहे हैं, वो हमारी किस पे हो रही है। सेकंड पॉइंट इसका है कि जो हम बात कर रहे हैं उस पर एक्शन है या नहीं है। अगर उस पर एक्शन नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। जो रिजेक्टिव मेथड है उसमें एक्शन की गुंजाइश नहीं होती। जैसे ए और बी दो बुक हैं, बी मेरे को अच्छी नहीं लगती, बी को मैं रिजेक्ट करता हूँ, तो फिर एक्सेप्ट किसको किया मैंने? एक्सेप्ट नहीं किया तो वहाँ एक्शन नहीं हो पाएगा। बट ए और बी मेरे को दो बुक है, ए मेरे को अच्छी लगती है और मैं आधा घंटे पढ़ सकता हूँ, तो मैं बुक खोलूँगा और आधा घंटे पढ़ लूँगा, जो मेरे लिए बहुत ईजी है। तो ये एक्शन मोड होना ज़रूरी है, और एक्शन मोड है आप सब में, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट उस एक्शन मोड को आप कम से कम एंडोर्स करें। आप अपने आप को बताएं तो सही कि हाँ ये मेरा एक्शन मोड है, यानी कि आपका, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, सुबह शाम दोपहर, यानी कि कौन सा टाइम आपका फेवरेट है। उसी प्रकार से पढ़ने के लिए कौन सा खाना आपके लिए फेवरेट है, कौन सी जगह रहना आपके लिए फेवरेट है। इस तरह से आपका जो फेवरेट है वो एक्सेप्टिव मोड वाली चीज़ें कौन कौन सी है। जैसी एक्सेप्टिव चीज़ मोड आएगी, आपका ट्रिगर बनेगा और आपका काम ऑटो पायलट मोड में होता चलेगा। एक्शन भी दो प्रकार के एक्शन होते हैं। एक्शन एक तो होता है कॉन्शियसली, यानी कि जानबूझ के करते हैं, एक होता है सबकॉन्शियसली। जो जानबूझ के करते हैं थोड़ी सी थकान आती है और थोड़े समय के लिए आती है, 1-2 दिन 3 दिन थकान आती है। याद रखिएगा कि किसी भी चीज़ को ऑटो पायलट मोड में करने के लिए पहले कॉन्शियसली करना ही होता है, पहले कॉन्शियसली करना ही होता है। तो 2-3 दिन आप उसको कॉन्शियसली कर ले, देन वो ऑटोमेटिकली सब कॉन्शियस में चली जाएगी और ऑटो पायलट मोड में होना लग जाएगी। जैसे आपने साइकिल सीखी थी, बड़ा जोर आया था, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, बट अब आप बहुत आसानी से साइकिल चला लेते हो, बिल्कुल, यानी कि वो अब सब कॉन्शियसली साइकिल चलने लग चुकी है। अब सवाल है कि सर हमने ये ट्राई कर लिया, हमने जो तीनों मेथड पे देखा और हमें स्टडी हमारी अच्छी नहीं चल रही है, और आपने जो 2 पैरामीटर बताए उस पर भी हमने काम किया, और सेल्फ टॉक बहुत सारा हो रही है। इसको आजकल एक बच्चे वर्ड काम लेते हैं, ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा आपको लग रहा है तो आपको हेल्प ले लेनी है। पहली हेल्प आपको आपकी जो नीड है उससे मिलेगी, उस नीड को डिफाइन करने की जरूरत। अब नीड 2 प्रकार से होती है। एक नीड है कि आपको इस एग्ज़ाम की या इस एंट्रेंस एग्ज़ाम की ज़रूरत क्यों है, इससे आपका क्या भला होने वाला है, आपका कौन सा सपना पूरा होने वाला है, आपको क्या चीज़ मिलने वाली है, यानी कि उसका एक इमेजिनेशन, इसकी जो सॉफ्ट कॉपी है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वो सॉफ्ट कॉपी साफ हो जाएगी, क्लियर होगी, तो आप ऑटो पायलट मोड में पढ़ने लग जाएंगे और आपके तरीके अपने आप से सुधरने शुरू हो जाएंगे। पहली। दूसरी बात, अगर वहाँ पे आप कहते हैं कि सर वहाँ तो मेरा ओके है, कोई दिक्कत नहीं, या आप कह रहे हैं कि सर मेरा वहाँ से नहीं हो पा रहा है, तो सेकंड लेवल पे आप अपने पेरेंट्स से बात करें, मदर से करें, फादर से, जो भी आपकी फैमिली में बड़ा है उससे आप बात करें कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरे जो 3 पैरामीटर हैं उस पे मैं सही नहीं उतर रहा हूँ, यानी कि मेरी पढ़ाई का तरीका सही नहीं है। क्योंकि आपके पेरेंट्स जो हैं आपको जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, वो आपको गाइड करेंगे। ध्यान रखना कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पेरेंट्स कम पढ़े लिखे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपके पेरेंट्स अनपढ़ हैं, वो आपको बखूबी जानते हैं और वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनकी गाइडलाइन को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि नहीं सर उन्होंने तो बोल दिया बेटा तुम जानो, तो फिर आप अपने टीचर से मिलो। आप जहाँ भी पढ़ रहे हैं ना, आप चाहे स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, किसी इंस्टीट्यूट में हैं, कोचिंग में हैं, कहीं पर भी है ना, वहाँ पे कुछ टीचर हैं जो आपके फेवरेट हैं, कुछ टीचर हैं जो आपके फेवरेट हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ। आप उनसे बात करिए कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है, जो मेरा रिक्वायर्ड स्कोर है वो मेरे को नहीं मिल रहा है,
जो जो मेरी कट ऑफ इतनी जानी है और मेरा उससे कम नंबर आ रहा है, या मेरी हेल्थ कब इश्यूज आ रहा है, तो आप उनसे बताएं, वो आपको गाइड करेंगे, वो आपकी मदद करेंगे। अगर वहाँ भी प्रॉब्लम है तो आप किसी NLP के पर्सन से मिलिए। जैसे NLP प्रैक्टिशनर जैसे मैं हूँ, या NLP का कोई भी मेरे जैसे आदमी से मिलिए। वहाँ वो क्या करते हैं, यानी कि हम लोग क्या करते हैं कि बातों ही बातों में आपके अंदर जो भी कुछ चेंजेज करने हैं वो हम लोग करते हैं। यानी कि NLP में आपका पूरा सॉल्यूशन मिलता है और बिना किसी केमिकल ट्रीटमेंट के मिलता है, और बिना किसी आपकी प्राइवेसी लीक के मिलता है। आपकी जो प्राइवेसी है वो आपकी मेंटेन रहती है पूरी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो गुजारिश की वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ तो टाइम पे नोटिफिकेशन मिल जाए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।